नमस्ते, शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम एवरी ट्यूसडे मिलते हैं। आज का हमारा विषय है हार्ट अटैक को कैसे पहचानें। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और आज हम एक विषय पे डिस्कस करना चाहते हैं जिसके बारे में हर हफ्ते कम से कम 20-25 से ज़्यादा लोग हमसे इस बारे में सवाल पूछते हैं कि कैसे हम इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करें। सर, जैसे कि हमारा विषय है हार्ट अटैक को कैसे पहचानें, इस विषय से मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इसमें अर्ली साइन क्या होते हैं और हार्ट अटैक को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यदि ऐसी दिक्कत आ रही है तो ये हार्ट अटैक से रिलेटेड ही है। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के सवाल आते हैं, दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं या मरीज होते हैं, जनरल पॉपुलेशन होती है। क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया और मीडिया हाइप का ज़माना है और हर तरीके के पेपर में आपको न्यूज़ मिलती रहती है। वो सेलिब्रिटीज़ की हो सकती है। कल एक किसी को प्रॉब्लम हुई हार्ट की, अचानक हार्ट की डेथ हो गई, अचानक डेथ होने वाले, कोलैप्स हो गए, जिम में कोलैप्स हो गए। तो एक समाज में एक भय जागना स्वाभाविक है अगर किसी को सीने में दर्द होता है। दिस इज वेरी नेचुरल। तो इसमें सामान्यतः हमारे पास जो सवाल आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि अगर सर मुझे सीने में दर्द होता है, तो कल दर्द हुआ है, तो इसको मैं क्या समझूं, मैं इसको किस लेवल के अलर्टनेस पे करूं। जैसे रात को मुझे दर्द हुआ, तो क्या मैं अस्पताल जाऊं, क्या मैं तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराऊं, क्या मैं इसको दवाई खा के सो जाऊं, क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो इन बातों के कुछ सिंपल आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये आपको अपने रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ओबीज हैं, लंबे समय से कोई और कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, और इस समय में इन सब बीमारी के आसपास, या आप 60 साल से ऊपर हैं, इन सब के साथ अगर कोई भी किसी भी तरीके का चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में डिस्कम्फर्ट, वो सीने में दर्द भी हो सकता है, अचानक सांस फूलना भी हो सकता है, अचानक जलन भी हो सकता है, आपको गैस की तरह भी लग सकता है। तो इस तरीके का जब भी आपको चेस्ट वाले एरिया में डिस्कम्फर्ट होता है, जनरली यह डिस्कम्फर्ट जो होता है वो जॉ लाइन के नीचे होता है, चिन के नीचे होता है, और अम्लाइकस के ऊपर होता है। अधिकांशतः केस में, वो जो अधिकांशतः मतलब 99.5% केस में अम्लाइकस के नीचे का दर्द, नाभि के नीचे का दर्द और जॉ लाइन के ऊपर का दर्द या डिस्कम्फर्ट हार्ट का नहीं होता। तो ये एक मोटी बात समझ में आ गई। जैसे कई बार इतना जर्स के लोग आते हैं कि लोगों को किसी को कान का दर्द हो रहा होता है या सिर का दर्द होता है, वो सोचते हैं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, तो उस कंडीशन में नहीं है। तो इतना हमारी समझ बता सकती है कि यस, अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो यस, मुझे हेडेक के लिए दिखाना चाहिए। और हेडेक भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हो सकता है या एकदम कम होने से भी हो सकता है, लेकिन हेडेक होने से हार्ट अटैक होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अम्बलाइकस के नीचे दर्द हो रहा है, किसी को ग्रॉइन में दर्द हो रहा है, किसी को लेफ्ट फ्लैंक में दर्द हो रहा है, कहीं कहीं पाँव के पास दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये सारा दर्द जो होता है वो 99.9% हार्ट का नहीं होता। तो इस दर्द के लिए क्या हमको एक अटेंशन सीख करना चाहिए? बिल्कुल सीख करना चाहिए। कोई भी सीवियर पेन होता है तो आपको जाके फिजिशियन को दिखाना चाहिए और इस बारे में करना चाहिए। जैसे कि अगर लेफ्ट फ्लैंक का पेन अगर आपको हो रहा है तो आपको एक सोनोग्राफी की करानी चाहिए, पेट की सोनोग्राफी करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिजिशियन से मिलना चाहिए। अब रही बात इस तरीके के दर्द की जो सीने के एरिया में होता है, वो अम्लाइक नाभि के ऊपर हो सकता है, वो पेट के ऊपरी हिस्से में हो सकता है, वो दाएं तरफ के सीने में हो सकता है, वो बाएं तरफ के सीने में हो सकता है, वो बाएं तरफ के कंधे में हो सकता है, वो दाएं तरफ के कंधे में हो सकता है, वो आपके जबड़े के हिस्से में हो सकता है, वो आपके गले में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हार्ट का दर्द हो सकता है। तो इस तरीके का दर्द होने पे एक स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपने, अगर आप रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको अलर्ट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अलर्ट होना चाहिए। और उस अलर्टनेस के साथ आपको नियरेस्ट फिजिशियन, जरूरी नहीं कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, आपका फिजिशियन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो आप उसके पास जाएं। किसी भी आजकल जैसे शाल्बी हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी यूनिट है वो 24/7 रनिंग होती है। इसमें 24/7 ईसीजी की सुविधा मुफ्त उपलब्ध होती है और 5 मिनट के, आपके अराइवल के 5 मिनट के अंदर होती है। तो इस तरीके के सेंटर में जाएं
और अपना एक ईसीजी कराएं। ईसीजी कराने के बाद अपने फिजिशियन से संपर्क करें। वो फिजिशियन अस्पताल में भी हो सकता है, अस्पताल के बाहर का भी हो सकता है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराएं। तो इन सब में अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे या दूसरे समूह पे, वो जैसे कि यंग पेशेंट्स, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है। आप एक 65 के 70 केजी के 25 ईयर ओल्ड मेल है या फीमेल है और रेगुलरली वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, दौड़ भाग करते हैं, और आपको कोई चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होती, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन आपको अचानक मांसपेशी में इधर दर्द होना शुरू हुआ, जो आपके लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है। और चूंकि आपके परिवार में हार्ट के पेशेंट हैं तो आप चिंतित हो सकते हैं, और जो बिल्कुल चिंतित होना जिनका वाजिब है। इस तरीके के लोगों में, इस तरीके के समूह में हार्ट की बीमारी होने का खतरा 10% से भी कम होता है। डिपेंड करता है किस टाइप का पेन है। अगर पेन टिपिकल है, या जैसे कि चलने में भारीपन हो रहा है, सीने में भारीपन हो रहा है, तब इसको अलर्टनेस सबसे ऊपर रखना चाहिए। और अगर और बाकी किसी तरीके का पेन है तो भी सभी तरीके के सीने के दर्द के लिए आपको डॉक्टर के पास एक बार जाना पड़ेगा, एक बार सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यस, डायर इमरजेंसी नहीं होती अधिकांश केसेस में, लेकिन अगर दर्द बढ़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आपको अपना सलाह लेनी चाहिए। तो बेसिकली किसी भी तरीके के सीने के हिस्से के दर्द, डिस्कम्फर्ट या असुविधा के लिए आपको एक मेडिकल हेल्प कंसल्ट करनी है, और ये मेडिकल हेल्प जितने जल्दी कर सके उतना जल्दी करना है। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है या आपका दर्द निवारक दवाइयों से भी बढ़ रहा है, तो उसको फिर एक इमरजेंसी के रूप में, प्रायोरिटी की जगह, जब आप उसको प्राथमिकता बोलते हैं और जाते हैं दिखाने के लिए 1 आध घंटे में, लेकिन जब ऐसा अगर होता है तो आप उसको इमरजेंसी की तरह डील करना चाहिए। मतलब आपको कुछ मिनटों के अंदर आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। ये आपके फर्क है दोनों तरीके के दर्द में। सर, विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या करके हार्ट अटैक को अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि हम प्राथमिक उपचार भी जिसे कह सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि लहसुन खा लिया, घुटने के बल बैठ गए, या कुछ चाट लिया, या कुछ ऐसी दवाइयां दे दी, तो नथिंग वर्क्स। तो पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं कि हार्ट अटैक है कि नहीं, और अगर आपको पता है कि हार्ट अटैक है तो आप घर में क्यों हैं? आपके पास जो भी दवाइयां उपलब्ध हैं, कई घरों में एस्पिरिन की दवाई होती है, कई जगह सॉर्बिट्रेट की दवाई होती है, तो ये एस्पिरिन और सॉर्बिट्रेट की दवाई खा के आप पहुंच सकते हैं। कई बार सॉर्बिट्रेट की दवाई खाने से, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है और एक और जीभ के नीचे रखने वाली दवाई खा ली आपने, तो आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है, और बहुत तेजी से चक्कर आने की संभावना होती है, बीपी कम होने की संभावना होती है, और जानलेवा हो सकती है। तो एक मेरी हमेशा सलाह रहती है कि जब भी आपको सीने का दर्द हो या कोई भी डिस्कम्फर्ट हो आपको, या आपको अनईजीनेस लगे, एक ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें अपना घर पे। काफी अभी परिवर्तन आया है, और कोविड के बाद से, कोविड के सेकेंड वेव के बाद से लगभग हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर पाया जाता है। कई बार उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, लेकिन अधिकांश घरों में ये पाया जाता है। तो जब इस तरीके की बात होती है तो सबसे पहला मैं बात बोलता हूँ कि आप अपना ब्लड प्रेशर नापें। जब भी आपको अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर नापें। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो अगर आपको सीने में दर्द है तो अपना एस्पिरिन और सॉर्बिट्रेट की दवाई खा सकते हैं, और खा के अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ईसीजी के लिए 24/7 सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे किसी जगह पहुंचना जहाँ ईसीजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित होता। तो ईसीजी की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि ईसीजी एक ऐसी चीज है जिसको आजकल टेलीफोनिकली कई मीडियम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे मेल के द्वारा, आप अपने हर हॉस्पिटल अपने नियरेस्ट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट तक भेज सकता है, और इनिशियल ईसीजी के बेसिस पे 80 से 90% बीमारी को पकड़ा जा सकता है। उसमें से कुछ परसेंट ईसीजी, कुछ प्रतिशत मरीज, जिनमें जो लगभग 10 से 12% होते हैं, जिनमें ईसीजी में चेंजेस माइनर होते हैं या नहीं होते, ऐसे मरीजों का पता शायद नहीं किया जा सकता अकेले ईसीजी से। उस कंडीशन में उनको अतिरिक्त कुछ जांचों की दवाई जरूरत पड़ती है, जो ब्लड टेस्ट हो। ऐसे ब्लड टेस्ट शहर के लगभग सभी सेंटर्स में उपलब्ध हैं, जो जिनको कार्डियक बायोमार्कर बोलते हैं, जिसको ट्रोपोनिन आई और CPK-MB, ये 2 कार्डियक बायोमार्कर होते हैं, और जो लोग मेडिकल फील्ड से उस दोनों बायोमार्कर्स को अच्छी समझते हैं, और इन बायोमार्कर से हार्ट में होने वाले छोटे ब्लॉकेज के बारे में भी पता जा सकता है। ये बायोमार्कर नॉर्मल रह सकते हैं
अगर आपके ब्लॉकेज लंबे समय से चले आ रहे हैं और अचानक नहीं हुए हैं, तो ये बायोमार्कर या हार्ट अटैक की जांच तभी पॉजिटिव आ सकती है जब आपको ब्लॉकेज अभी हुए हैं पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में। अगर आपको ब्लॉकेज लंबे समय से चले आ रहे हैं तो आपका शायद ईसीजी भी नॉर्मल आएगा, इको भी नॉर्मल आएगा और बायोमार्कर भी नॉर्मल आएंगे। तब इस तरीके के ब्लॉकेज को पता करने के लिए बाकी टेस्ट जैसे कि टीएमटी या एंजियोग्राफी कराना पड़ता है। तो इस तरीके के टेस्ट से आप पता चल सकते हैं अगले कुछ घंटों में कि आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा, एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का चेस्ट पेन होता है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, अचानक सांस फूलती है या बहुत ही अनईजी लग रहा होता है, चक्कर आ रहा होता है, और जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और आपका अगर ईसीजी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें। और अगर डॉक्टर आपको ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बोलता है, कई केसेस में देखा गया जहां पहला ईसीजी नॉर्मल था और सडन कार्डियक डेथ या रात को अचानक हार्ट में अटैक आने से डेथ हो गई। तो कई बार पहला ईसीजी नॉर्मल आता है, लेकिन अगर दूसरा और तीसरा ईसीजी कराया जाए 2-2 घंटे के अंतराल में तो कई बार वो अबनॉर्मल आता है। इसी तरह लक्षण जो पहले बिल्कुल आपको एक गैस की तरह लग रहे होते हैं या आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस मुझे खट्टी डकार आ रही है, वो कई बार हार्ट के सिम्टम होते हैं और अगले 2-3 घंटे में उनको विकराल रूप धारण कर लेते हैं और उससे कई बार हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मेरी सलाह है कि जब भी इस तरीके की दिक्कत होती है और स्पेशली अगर रात का समय है तो आप हॉस्पिटल में यू स्टे बैक, आप हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे रुकें। 8 से 10 घंटे रुकने में जिन भी मरीजों के बायोमार्कर सीसी नॉर्मल होते हैं उनको आगे बीमारी होने की संभावना, किसी तरीके की बीमारी का मिस होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। तो मैंने कई बार देखा है कि रात के 12 बजे पेशेंट आता है और 12:30-1 बजे तक जब तक उसका पहला टेस्ट आता है वो अपना मन बना चुका होता है कि मैं घर जा रहा हूँ और 1 बजे घर चला जाता है। उनमें से अधिकांश मरीजों को कुछ नहीं होता क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिशत मरीजों को जिनको हार्ट की दिक्कत होती है उनको सुबह 4-5 बजे दोबारा मेजर अटैक आता है, तो वो उससे उनकी हालत फिर खराब हो जाती है। तो ऐसा हमारे पास पहले भी हो चुका है। हमारे पास लिस्ट ऑफ पेशेंट है इस तरीके के जो पहले आए, फिर यहाँ से गए, फिर वापस लौट के आए, फिर उनको ऑपरेट किया गया। तो आपको जब भी ऑब्जर्वेशन में रुकने के लिए बोला जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रुकना चाहिए हॉस्पिटल में विद अपने फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ। तो जिस तरीके के रिसोर्स पर रुकना चाहें उस तरीके के हॉस्पिटल रुका जा सकता। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, हार्ट अटैक के पेशेंट को खान पान एवं एक्सरसाइज में क्या बदलाव करने चाहिए? तो इस तरीके के जो मरीज हैं वो कई बार हम डिस्कस करते हैं इस तरीके के मरीजों को अपनी कैलोरी इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2500 किलो कैलोरी या 3000 किलो कैलोरी की है तो 3000 कैलोरी के हिसाब से खाना खाना चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है कि हम शक्कर नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, मीठा नहीं खाते तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी, या मैं फ्राइड आइटम नहीं खाता तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है। तो ये सब सारा जो खेल है वो कैलोरी का है। ऑब्वियसली बात है कि कुछ खराब वसा होता है, कुछ अच्छा वसा होता है, ट्रांस फैट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके की एक्सेसिव कैलोरी इंटेक किसी भी फॉर्म में, वो आपकी चाय में 5 चम्मच शुगर एक्स्ट्रा हो सकती है। आप दिन भर में 5 चाय पीते हैं, 4 चाय पीते हैं, चारों में शक्कर 4-4 चम्मच लेते हैं तो 16 चम्मच आपकी शक्कर हो गई, और वो 16 चम्मच जो शुगर है दैट इज मोर देन इनफ टू किल यू, राइट। सो इस तरीके की एक्स्ट्रा कैलोरी से बचना चाहिए। कई बार भी लास्ट सीजन में मैंने पाया कि अत्यधिक आम का सेवन करने से लोगों का शुगर डिरेंज हुई है। ऑब्वियसली आम फलों का राजा है तो उसमें कई बार कंट्रोल नहीं होता लोगों का, लेकिन हमको, अगर हम डायबिटिक है, अगर हम हाइपरटेंसिव है और इन जनरल भी अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो किसी भी तरीके के फलों का सेवन भी लिमिटेड अनुपात में करना चाहिए। स्पेशली जो आम तरीके के आम जैसे फल हैं जिसमें शुगर कैलोरी काफी ज्यादा होती है। धन्यवाद सर। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस है, जो शेल्बी हृदय रोग संस्थान है, जिसमें मैं, डॉक्टर दास, डॉक्टर दीपक हिंगवे और डॉक्टर राहुल साहू की कार्डियक टीम है, जिसमें हम हर तरीके के मरीजों का इलाज करते हैं। हमारे पास एक सेपरेट कार्डियक आईसीयू, सेपरेट कार्डियोथोरेसिक आईसीयू और हर तरीके की विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हम लोग 1000 से ऊपर के प्रोसीजर्स करते हैं साल भर में, और इस तरीके की सुविधा हम महाकौशल और जबलपुर वासियों को
विश्व स्तरीय हृदय रोग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इस दिशा में निरंतर पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।